Assalamu alaikum ji. Lecture 38. We will continue with what we had talked about, teaching for self-regulation, creativity and tolerance in the previous lecture. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं और इसको आज मजीद एक्सपेंड करेंगे इसी टॉपिक को. एक अहम चीज जिसका सेल्फ रेगुलेशन से ताल्लुक है और जिसका निहायत गहरा ताल्लुक बन चुका है नफ्सियात से, बिलखुसूस एजुकेशनल साइकोलॉजी या तालीमी नफ्सियात से, वो रीसेंट डिस्कवरी है साइकोलॉजिकल लिटरेचर में, which has come about as a result of various experiments, observations, and statistical analyses and conclusions drawn from these three sources, and that is the concept of emotional intelligence. आप ज़हानत या इंटेलिजेंस के टॉपिक से तो वाकिफ होंगे ही, लेकिन रिसेंटली जो एक नई डिस्कवरी की गई है उसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस हैज ए ग्रेट बेयरिंग ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी, सो वी आर गोइंग टू dwell on that and study what is emotional intelligence and then see its relationship with educational psychology. Emotional intelligence has been defined in different ways. मुख्तलिफ अंदाज से इमोशनल इंटेलिजेंस का हम जिक्र करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सी तहकीकात में इसका जिक्र है, बहुत इस पे किताबें लिखी गई हैं. इससे पहले कि मैं कुछ गुजारिशात करूं, आप जरा इस बात पे गौर करें और सोच के अपने जहन में लाएं कि आपके ख्याल में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हो सकता है. इंटेलिजेंस तो जाहिर है जहानत है और हम जानते हैं कि हम जहानत को इनहेरिट करते हैं, हमें विरसा में मिलती है जहानत. अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इस पे जरा गौर कीजिए. आप जो गौर कर रहे हैं वो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि पहली बात तो ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जाहिर है ताल्लुक होगा हमारे एक शख्स के जज्बात, एहसासात के साथ. आपने सही अंदाजा लगाया. इमोशनल इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड एज द एबिलिटी टू प्रोसेस emotional information accurately and efficiently. जैसे हमें और तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है बैरूनी दुनिया के बारे में, अपने बारे में, अपने ख्यालात और तखय्युलात के बारे में, इसी तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन वो भी मौजूद है जिस इंफॉर्मेशन का ताल्लुक हमारे एहसासात और जज्बात से है. और वो लोग जो अपने जज्बात का अहाता कर सकते हैं, वो लोग जो दूसरों के जज्बात को जज कर सकते हैं, उनका अहाता कर सकते हैं, और वो लोग जो अपने जज्बात और दूसरों के जज्बात का तज्जिया अहाता करने के बाद एक बेहतर जरिया इख्तियार कर सकते हैं लोगों से डील करने का, उन लोगों को माहिरीन नफ्सियात इमोशनली इंटेलिजेंट समझते हैं. इन अदर वर्ड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू प्रोसेस एंड टू एफिशिएंटली recognize and accurately read emotional information and then use that information for the benefit of all concerned. मैंने अभी आपसे कहा कि ये रिलेटिवली रीसेंट कॉन्सेप्ट है
आपने नाम सुना होगा गोल्डमैन का. गोल्डमैन is the gentleman who has been associated with writing books and doing monumental amount of work in the realm of emotional intelligence. Emotional intelligence has also shortly been depicted as EQ, E capital, Q capital. Emotional intelligence is the ability to read your own emotion, to process your own emotional information accurately and efficiently. आगे चलते हैं इससे. Some psychologists have defined emotional intelligence as the ability not only to read and recognize and use information, but to read, recognize and use information for the benefit of people around and yourself as emotional intelligence. एक शख्स जो अपने जज्बात का सही तज्जिया कर ले, सही अंदाजा लगा ले और दूसरों के जज्बात का सही तज्जिया और अंदाजा लगा ले, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को वो दूसरों के नुकसान के लिए इस्तेमाल करे, क्या आप समझते हैं कि वो भी इमोशनली इंटेलिजेंट होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ये भी है कि हम उसके जरिए से जज्बात का अंदाजा लगाने के बाद, जज्बात को पढ़ने समझने के बाद, उसको, इस इंफॉर्मेशन को नुकसानदेह अंदाज में इस्तेमाल न करें, बल्कि फायदेमंद, सूदमंद तौर पर इस्तेमाल करें. एक शख्स जो इंटेलिजेंट है या जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, और इन अदर वर्ड्स समवन हु हैज हाई EQ or intelligence quotient, Goldman puts forward the view that that person shows 4 abilities. In other words, EQ manifests itself, is related to, can be gauged from 4 abilities. You can say that EQ consists of, has constituent parts in terms of 4 abilities. EQ के हम यूं भी समझ सकते हैं 4 अज्जा हैं. There are 4 abilities in EQ or emotional intelligence. Let us take a look at those 4 abilities. First, perceiving emotions. Second, integrating emotions. Third, understanding emotions. And fourth, managing emotions. Perceiving, integrating, understanding and managing emotions consists of EQ. चलिए अब इसको जरा डिटेल में देखते हैं कि हमने जो अभी आपसे जिक्र किया इससे हमारी क्या मुराद है. What are these 4 abilities that we have talked about? First, perceiving emotions. Perceiving emotion means recognizing emotions. उनकी पहचान करना, उनको समझना, उनको देखना, जांचना, परखना. कोई भी शख्स इमोशनलेस नहीं हो सकता. जब तक जिंदगी है, होश और हवास, शऊर है, उस वक्त तक जज्बात और एहसासात भी इंसान की जिंदगी का हिस्सा रहेंगे, रहते हैं. इसलिए इमोशंस को के तजुर्बात करना एक शख्स के लिए जो जिंदा है और बाशऊर है, उसके लिए ये हर वक्त का एक अमल दरपेश है उसे. ही हैज टू फेस इमोशंस ऑल द टाइम. इमोशंस में भी नेगेटिव और इमोशंस में भी पॉजिटिव.
whatever the nature of the emotions, whether they are negative or positive, they are there, they are present. Emotions एक शख्स की जिंदगी में हर वक्त मौजूद रहते हैं. Perceiving emotions is the first of the four abilities in EQ or emotional intelligence. When you perceive emotions, that means you recognize your emotions. जिसका मतलब है कि आप पहचानते हैं कि मेरे पास इस वक्त मेरे जज्बात में हैजान है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डिस्गस्ट हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस हूं, मैं इस वक्त बहादुर महसूस कर रहा हूं. ये तमाम चीजें जो हैं, these point towards the fact that a person recognizes his emotion. The first of the elements of abilities of EQ is recognizing one's emotion. Somebody who recognizes his emotions can be intelligent because then he can make appropriate choices. Then he can make appropriate behaviors. अगर वो अपने इमोशन रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा तो उसके लिए रेलेवेंट बिहेवियर भी मुश्किल होगा, रेलेवेंट चॉइस एक्सरसाइज करना भी मुश्किल होगा. वो लोग जो अपने इमोशंस रिकग्नाइज नहीं करते, they tend to misbehave, they tend to make poor choices in behaving. आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया और मुझसे गलती में गुस्से में ऐसी चीजें सरजद हो गई जिसको मैंने बाद में रिग्रेट किया. Now that is an example of a lack of recognition. A lack of recognition means that you have made poor choices in recognizing your emotions and therefore you have behaved badly or behaved inadequately under certain emotions. दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है that those who can integrate their emotions. Integration is after having experienced or perceived the emotion, you can integrate that emotion into your thinking and your behavior, और उस इमोशन को इंटेग्रेट करने के बाद अपने बिहेवियर का दुरुस्त अंदाज में इजहार कर पाते हैं आप. If you recognize your emotions, then you can integrate those emotions into your behavior and your thinking. Without recognition, integration of emotion into your behavior is not possible. Those who understand their own emotions and those who understand the emotions of others around them, another element of EQ, the understanding of emotions. हाँ, मैं इस वक्त गुस्से में हूं, हाँ, मुझे इस वक्त डिस्गस्ट महसूस हो रहा है, हाँ, इस वक्त मुझे डर लग रहा है. Those who recognize and understand their emotions, जो समझ लेते हैं अपने इमोशंस को, वो अपने इमोशंस को एडिक्वेटली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, सक्सेसफुली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं. जो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, वो सही तरह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और सक्सेसफुली भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एडिक्वेटली, पूरी तरह से, सक्सेसफुली, उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए. और तीसरी चीज जो है वो अंडरस्टैंडिंग है. और इसी के बाद चौथी चीज जो आपने इसमें देखनी है, इस रेफरेंस में, EQ में, जिसका गोल्डमैन जिक्र कर रहा है, दैट इज हाउ वेल यू कैन मैनेज योर इमोशंस. हाउ वेल कैन यू मैनेज योर इमोशंस. ये मैनेजमेंट क्या है? पहली तो बात ये कि मैनेजमेंट comes only from recognition, perception, and understanding of emotions. और मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस निहायत जरूरी चीज अमर बन जाता है जब वो इमोशंस
खास तौर पर मनफी इमोशंस हों. Management of emotions becomes a particularly important variable in EQ when emotions are negative. And what are negative emotions? Anger. Another negative emotion is disgust. Another negative emotion is hate. ये नेगेटिव इमोशंस हैं. किसी से नफरत करना, किसी के बारे में अपने दिल में डिसगस्ट रखना, या किसी के बारे में, किसी चीज, ऑब्जेक्ट या शख्स के बारे में गुस्सा पैदा होना, ये इंसान के लिए नेगेटिव इमोशंस हैं. कुछ माहिरीन नफ्सियात, खास तौर पर गोल्डमैन का ये ख्याल है. इनको मैनेज करना इज पार्ट ऑफ ओवरऑल EQ technology or intelligence quotient. Intelligence quotient is managing your emotions properly. अब देखें, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस जो है उसको भी हम मुख्तलिफ स्टेजेस में देख सकते हैं. मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस को हम मुख्तलिफ तरह से, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ स्टेजेस से देख सकते हैं. वो क्या है, उनका भी एक जायजा लेते हैं, एक तज्जिया करते हैं. पहला, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस मीन्स फोकसिंग one's energies on proper goals and proper directions. A person who can manage emotions, he remains focused on goals. He does not dissipate his energies. He does not lose directions for the expression of those energies. He remains fixated. That is what management of emotion means. Another management of emotion manifestation, or another way of understanding management of emotions, is that a person persists. He continues to do the right thing, even when his emotions are aggravated. यानी अगर गुस्से में एक इंसान अपने गोल को भूल जाए और अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल जाए, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ इमोशन और बैड मैनेजमेंट ऑफ इमोशन. Management or proper management of emotion means that a person persists in doing the right thing in the appropriate manner in spite of hindrances, in spite of difficulties. और कौन ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी में डिफिकल्टीज या हिंड्रेंसेस नहीं है? इमोशनली मैच्योर, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन वो है गोल्डमैन के नुक्ता नजर में जो इन डिफिकल्टीज और हिंड्रेंसेस समेत के बावजूद he persists on doing the right thing. If you are angry with somebody, if you as a teacher are angry because when you are explaining something on the blackboard, some students are talking, and instead of continue to explain those things, you start punishing the students or you get waylaid from what you are talking about. That would be bad example of bad management of emotions. The good management of emotions would be that you persist in explaining the lesson after having quietened your students who are talking. In other words, you continue to do the right thing. You don't get disturbed or you don't get waylaid from your goal. And that is the proper thing to do. Third thing in that regard is, देखें, management of emotion means to be able to control your impulses and your emotions. आप
अगर अपने इमोशंस पर काबू रख सकते हैं, आप अगर इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप बेटर मैनेजर हैं ऑफ योर इमोशंस. देन यू आर शोइंग ए हायर लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. तो ये इस बात का ख्याल रखिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कंट्रोल से मुतल्लिक भी है. योर एबिलिटी, योर डिजायर, योर एक्सरसाइज इन कंट्रोलिंग इमोशंस shows your high level or lack of it shows your low level of emotional intelligence. एक और चीज जो इस ज़िम्न में आपको देखनी है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. Someone has emotions and he or she demands, requires immediate gratification of his wishes and desires. Another person is emotionally charged, but he can delay the satisfaction, postpone the satisfaction of his emotions, wishes and desires for some time. Of these two, which one do you think has higher emotional intelligence? Obviously, the one who can postpone the immediate gratification of one's wishes, his wishes and desires and impulses, is more, in everyday terminology, more emotionally mature. एक छोटा बच्चा जो है वो चाहता है कि उसके इमोशंस, उसके ख्यालात, जज्बात, ख्वाहिशात फौरी तौर पर माने जाएं, फुलफिल हो जाएं. लेकिन एक नौजवान मैच्योर शख्स जो है वो इन चीजों की ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकता है. इसलिए माहिरीन नफ्सियात समझते हैं, कहते हैं that those people who can delay the immediate gratification of their desires and impulses show a higher level of emotional intelligence. So those who focus, who persist, who control their impulses, and who can delay the immediate satisfaction of their impulses and desires show higher level of emotional management or higher level of EQ. ये है इमोशनल इंटेलिजेंस और ये हैं इसके मुख्तलिफ इजहार और इसको समझने के तरीके. ये जैसे मैंने गुजारिश की थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये रिलेटिवली नया टॉपिक है साइकोलॉजी में, इंट्रोड्यूस्ड बाय डेविड गोल्डमैन. और इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक है एक इंसान के जज्बात से, जज्बात को रिकग्नाइज करने से, उनको अंडरस्टैंड करने से, उनके तरीका इजहार करने से और उनके इजहार पे, उनके इजहार को मुलतवी करने से इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक है. इससे आगे चलते हैं और एक और टॉपिक आज आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड दैट टॉपिक रिलेट्स टू सोशल लर्निंग और लर्निंग ऑफ सोशल स्किल्स. जहां इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ का मौजूदा तालीमी नफ्सियात से गहरा ताल्लुक है, वहां सोशल लर्निंग का भी या लर्निंग ऑफ सोशल स्किल्स का भी तालीमी नफ्सियात से निहायत गहरा और अहम ताल्लुक है. सोशल लर्निंग or learning of social skills can be understood in various ways. One way of understanding social learning or learning
that can be related to social skills is to understand that social learning is related to listening. देखिए ये अब हमारे जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, जो नुक्ते हैं, वो बारीक बीनी की तवक्को रखते हैं आपसे. If you want to understand educational psychology in depth, then you have to have a deep insight, and then you have to have a very clear understanding of what we are talking about. Social learning is related to listening. जो कुछ हम माशरती तौर पर सीखते हैं उसका हमारे सुनने की काबिलियत से गहरा ताल्लुक है. When people, let me just give you an example here to explain. When people go for training to become psychotherapists, clinical psychologists, they are taught special courses, special technologies, special techniques in how to listen. Listening has become an important ingredient, important way of learning and developing. Listening is a very important way of enhancing one's knowledge. माहिरीन नफ्सियात ने देखा है कि तवज्जो से सुनने वाले बच्चे और लोग उन लोगों से बेहतर तौर पर जिंदगी से नबर्द आज़मा हो सकते हैं जो तवज्जो से नहीं सुनते. तमाम जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सुनना निहायत अहम अमल बन चुका है. निहायत अहम अमल बन चुका है सुनना. Listening is a great technology of learning, particularly social learning. Research shows that listening is a very important tool of developing social relationships in the class and on the job. Listening is related to developing social relations. Social relations, whether they are on the job or whether they are in the class or whether they are in the family. अब अगर listening जो है वो इतनी अहमियत इख्तियार कर चुकी है तो उसकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं. Psychologists have identified various techniques of listening which help in learning. Various techniques have been identified that help in listening and therefore help in learning. देखिए माहिरीन नफ्सियात कितने दूर की कोड़ी ला रहे हैं. उन्होंने ये भी मालूम किया कि हमारी जो माशरती लर्निंग है, जो हम इर्द गिर्द से लोगों से सीखते हैं, उसका ताल्लुक प्रॉपर या गुड लिसनिंग से है. अब ये प्रॉपर या गुड लिसनिंग क्या है इसको भी देखते हैं. पहले आप इस बारे में बताइए कि आपका अपना जाती इस वक्त सोच के बताइए, जहन में लाइए कि क्या लिसनिंग सुनने से इंसान कुछ लर्न कर सकता है.
जी हां, आपने दुरुस्त अंदाजा लगाया। सिर्फ आंखों से ही हम नॉलेज हासिल नहीं करते, हम कानों के जरिए से भी नॉलेज हासिल करते हैं। और माशरती ताल्लुकात में, इन सोशल रिलेशनशिप्स, वी gain a great deal of knowledge and learning if we develop listening technologies. हमारे यहां एक कुछ लोगों में ट्रेंड ये भी है कि वो सुनने को इग्नोर कर देते हैं। असातिज़ा के लिए ये निहायत जरूरी है कि वो बच्चों की बातें, बच्चों के सवाल, बच्चों की क्वेरीज, बच्चों के कंफ्यूजन गौर से सुने, गौर से सुने। सुने बगैर वो बच्चों को जांच नहीं पाएंगे, उनके सवालात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, उनके नॉलेज की डेप्थ या लैक ऑफ डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए listening is a very, very important tool of learning, particularly learning social relationships, particularly learning about what is happening in the class, particularly learning about group dynamics, particularly learning about what students are getting, understanding, and what students are missing and are confused about. All of these things come from listening. So listening is a very, very important topic in psychology today, in particular reference to educational psychology. माहिरीन नफ्सियात न सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी में बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी लिसनिंग को, सुनने को बहुत अहमियत का किरदार गर्दानते हैं। अगर एक साइकोथेरेपिस्ट, मालिज जो है, वो अपने मरीज की, नफ्सियाती मरीज की शिकायत और बात सुन ही नहीं पा रहा तवज्जो से, तो फिर क्या ख्याल है आपका, वो उसके मसले का हल कर पाएगा? अगर एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, मालिज जो है, वो मरीज जब उसके पास आता है और अपनी शिकायत का जिक्र करता है, और डॉक्टर जो है उस वक्त या वो फोन सुनने में मसरूफ है, या नुस्खा लिखने में मसरूफ है, या ये देखने में मसरूफ है कि उसकी क्लिनिक में वो अद्वियात मौजूद हैं या नहीं जो कि वो अपने मरीजों को दे सके, तो क्या वो डॉक्टर आपके ख्याल में उस मरीज की मर्ज की तशखीस कर पाएगा सही तौर पर? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज नॉट लिसनिंग। इफ पेरेंट्स डोंट लिसन टू देयर चिल्ड्रन, देयर इज अ गैप, जिसको कुछ लोग जनरेशन गैप कहते हैं। बच्चे समझते हैं कि वालिदैन उनकी बात नहीं मान सकते या उनका नुक्ता नजर नहीं देख सकते, और वालिदैन समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दबाज हैं, इम्पल्सिव हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये खत्म हो सकती है अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे का नुक्ता नजर सुनने लगें। बच्चों की नशोनुमा में भी, पेरेंटिंग में भी लिसनिंग का, सुनने का बहुत अहम रोल है। सुनने से बच्चे और वालिदैन एक दूसरे का नुक्ता नजर समझ सकते हैं, एप्रिशिएट कर सकते हैं, और यूं जो वो गैप है जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं, वो कम हो सकता है। लिसनिंग का मैरिटल रिलेशनशिप से भी ताल्लुक है। अगर मियां बीवी एक दूसरे की बात सुनने लगें,
अगर मियां बीवी एक दूसरे को तवज्जो से सुनने लगें तो उनके आपस के झगड़े, उनके आपस के इख्तलाफात जो कुछ बाज औकात तलाक पर भी पहुंच सकते हैं, वो झगड़े और वो इख्तलाफात सुनने से दुरुस्त हो सकते हैं। सुनना निहायत अहम किरदार अदा करता है। अगर एक मरीज और डॉक्टर एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, अगर एक खाविंद और मर्द एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, अगर एक भाई और बहन एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, अगर एक मियां और बीवी एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, अगर एक उस्ताद और शागिर्द एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, तो इनके जो बाहम इख्तलाफात हैं, बाहम मसाइल हैं, they can be resolved. So listening becomes an important technology. As I said before, psychotherapists also stress a great deal on listening. Listening with a third ear. यानी आप एक नहीं, दो नहीं, 3 कान से सुने। मतलब यह है कि तवज्जो और गौर करें सुनने के लिए, और बहैसियत उस्ताद ये आपके लिए निहायत जरूरी है कि आपको लिसनिंग आनी चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर्स को इस बात पे खास तौर पर ट्रेन किया जाता है कि वो अपने कॉलीग्स की बात सुन सकें। There are special technologies developed in the corporate world for training managers and supervisors to develop listening techniques and listening technologies so that they can understand and appreciate and resolve issues. इतनी अहमियत listening जो है ये इख्तियार कर चुकी है हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में। चलिए अब देखते हैं कि लिसनिंग को बेहतर बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर सुनने की इतनी ज्यादा अहमियत है तो फिर सुनने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो माहिरीन नफ्सियात रिकमेंड करते हैं। सबसे पहला, देयर आर 5 थिंग्स, देयर आर मेनी थिंग्स बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 थिंग्स फॉर द टाइम बीइंग दैट कैन इंप्रूव लिसनिंग, that are related to proper listening, and that can help in you to become a better listener. Number 1, listening does not only involve your ears, it also involves your eyes. When you are listening, psychologists recommend you make eye contact. बोलने वाले को आंख में आंख डालकर देखिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर सुनिए। When you are listening to somebody, when you make eye contact, that listening improves. Eye contact is the first requirement and the most, perhaps the most important requirement in listening, perhaps. Number 2, जब आप सुन रहे हों तो आप खुद खामोश रहें। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जब दूसरा शख्स बोल रहा है तो वो इधर उधर देख रहे हैं। इधर उधर देखने से you lose eye contact. Losing of eye contact is not a good idea in listening. So make eye contact. 1. 2. कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो सुन रहे हैं तो वो साथ साथ बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। या टेलीफोन उठा लिया, या नौकर से बात कर ली, या किसी विजिटर से साथ एक जुमला कह दिया। That is a bad idea. A good idea is that when you are listening, you should be quiet. खामोशी इख्तियार कीजिए
सुनते हुए. We are talking about technologies of good listening, technologies of listening which can help your learning. So, first in that context is eye contact. The second in that context is keep quiet. सुनते हुए खामोशी इख्तियार कीजिए. अगर आपको कभी किसी बड़े आदमी की सवाने हयात पढ़ने का इत्तेफाक हुआ हो, तो उसमें अक्सर इस चीज का आप जिक्र पाएंगे कि वो इस बिना पर भी बड़े बन सके क्योंकि वो लोगों की बातें गौर से सुनते थे. Those who listen are people who can go for higher goals, achieve higher goals. So listening is important in achieving high social standards also. And listening can be facilitated by proper eye contact, by being quiet while you're listening. Another thing that psychologists recommend for good listening is that when you are listening, think about what is being said. एक बंदा कुछ आपसे बात कर रहा है ना, और आप उसको सुन रहे हैं ना, तो सुनने का एक अच्छा तरीका यह भी है कि आप इस बात पर भी गौर करें कि वो क्या कह रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके ख्यालात क्या है, वो किस तरफ जा रहा है, उसने ये इंफॉर्मेशन कहां से हासिल की, वो क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, वो इंफॉर्मेशन जो लेना चाह रहा है क्यों लेना चाह रहा है, इसका क्या ताल्लुक. यानी इन अदर वर्ड्स, थिंकिंग अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड, जो कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में खास तौर पर आपको सोचना जो है, वो तीसरी चीज है गुड लिसनिंग टेक्नोलॉजी की. चौथी चीज जिसका ताल्लुक है लिसनिंग के साथ, जो आपकी लिसनिंग को इंप्रूव कर सकती है या करेगी, दैट इज टू इंटरजेक्ट, नॉड और शेक योर हेड व्हाइल यू आर लिसनिंग. देखें, हमने अभी कहा कि जब आप सुन रहे हैं तो उस वक्त आप खामोशी इख्तियार कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जब आप सुन रहे हैं तो अपनी एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट का भी इजहार कीजिए बाय शेकिंग योर हेड, बाय नॉडिंग योर हेड और शेकिंग योर हेड, or using other expressions such as your eyes. If you open your eyes, it shows interest. If you do this to your eyes, close your eyes, it shows curiosity. So, by making bodily gestures of your eyes or your facial organs, you can add to your listening. You can add to improving your listening. When you shake your head, when you nod your head, when you bend your head in a certain way, when you make eye contact, when you avoid making eye contact, all of these are examples of bodily gestures which facilitate listening. जो आपसे बात कर रहा है उसकी ये तवक्को भी है कि आप उसको किसी ना किसी अंदाज में ये इंफॉर्मेशन बहम पहुंचाएं, ये मालूमात बहम पहुंचाएं कि क्या उसकी बात जो वो कह रहा है वो आप तक पहुंच भी पा रही है या नहीं, क्या वो आप रजिस्टर कर रहे हैं या नहीं, क्या आपको समझ आ रही है या नहीं. दिस इज कॉल्ड फीडबैक.
in psychological language. Feedback is when you provide reaction to whatever is being said. Providing feedback to the person who is talking to you is one of the technologies of good, proper listening. And one of the ways in providing feedback is to nod your head, close your eyes slowly, open your eyes wide open, shake your head. These are all technologies of conveying the feedback to the talker that you are listening properly. So, तीसरी चीज जो है, चौथी चीज जो है, you say yes or no, or you use body gestures to convey that you are listening to the person. The next thing in proper listening is what is called asking appropriate questions. Asking questions which are related to what is being said helps in listening. इससे जो बोलने वाला है उसको इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि जो चीज वो कह रहा है और जो शख्स उसकी बातें सुन रहा है वो क्योंकि सवाल पूछ रहा है और सवाल रेलेवेंट हैं, टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसलिए कहने वाला ये समझ जाता है कि सुनने वाले को तक उसकी बात पहुंच रही है. इट इज ए काइंड ऑफ ए फीडबैक. आस्किंग क्वेश्चंस इज ए फीडबैक. फीडबैक मैंने अभी आपको बताया is giving clues to the other person that you are with him, going along with the flow of the conversation. Asking questions related to the topic. Asking irrelevant questions does not involve good listening. Asking relevant questions involves good listening. रेलेवेंट क्वेश्चंस के जरिए से बोलने वाले को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसका सुनने वाला जो है वो उसकी बात तवज्जो से सुन रहा है. तो ये 3-4 चीजें आपको जहन में रखनी चाहिए फॉर गुड लिसनिंग टेक्नोलॉजी. कौन कौन सी यादा करते हैं? नंबर 1, मेक आई कांटेक्ट. आंखों में आंखें डालकर सुनिएगा. जब कोई शख्स बोल रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर सुने उसकी बात. नंबर 2, जब आप सुन रहे हैं तो उस दौरान फिलहाल खामोश रहिए. नंबर 3, जब आप सुन रहे हैं तो सुनने के दौरान अपना आइडियाज अपने बॉडी जेस्चर्स के जरिए बोलने वाले तक पहुंचाइए. नॉडिंग योर हेड और शेकिंग योर हेड. That would give the clue to the other person, to the talker, that he is being listened to. And number 4, आप उसको appropriate, proper, relevant सवाल पूछ सकते हैं. पहले आप खामोश रहिए. When there is a lull, when there is a relative quiet in what is being said, then ask questions. But then ask questions which are relevant. Relevant questions are those questions which relate to the topic at hand or are supplementary questions, again, related to the topic at hand. अगर एक शख्स आपको अलजेब्रा के बारे में कुछ बता रहा है और उसने एक खास बात बता दी तो आप उसको उसी टॉपिक के बारे में, उसी मजमून के बारे में सवाल पूछिए. दैट वुड बी ए रेलेवेंट क्वेश्चन. आस्किंग हिम हाउ ही इज फीलिंग टुडे इज एन इररेलेवेंट क्वेश्चन. इसलिए ख्याल रहे कि सवाल पूछना तो है, उसका ताल्लुक गुड लिसनिंग से, लेकिन रेलेवेंट सवाल पूछना गुड लिसनिंग का हिस्सा है.
ये खास ख्याल रखना चाहिए, हमारे असातिज़ा और तुलबा बाज़ औक़ात सवाल पूछने पे जोर देते हैं लेकिन सवाल के रेलेवेंस पे जोर नहीं देते। आपको सवाल पूछने पे जोर देना चाहिए, बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि गुड लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग इज आस्किंग क्वेश्चंस बट आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस, अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। जैसे हमने पहले कहा, इसमें एक एलिमेंट गुड लिसनिंग का यह भी है कि आप जो कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट व्हाट यू आर लिसनिंग, थिंक अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, जज इट, इवैल्यूएट इट, criticize it, critically appreciate it, take a good look on the weaknesses and strengths of what is being said, weigh them properly, see if they fit into your frame of reference, see if they are in consonance, in agreement with whatever you hold to be true. This is what is thinking about what you are listening. उसके साथ साथ आप में ये सलाहियत पैदा होगी अगर आप ये 4-5 चीजें जिनका हमने अभी जिक्र किया, ये अगर 4-5 चीजें आप डेवलप कर लेंगे, then you tend to become a better listener. A better listener is a learned listener, a learned person, a learned person. And listening can then prove to be a powerful tool of learning. इसको underestimate ना कीजिए. Listening can be a powerful tool of learning. आज के लिए बस इतना. Next time we'll touch upon other things. Until then, Khuda Hafiz.